हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू वर्क स्मार्ट यूपीएससी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 8th ऑफ जून टू 14th ऑफ जून। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन हियर। जीडीपी बेस रिवीजन। सो ये न्यूज़ लास्ट वीक न्यूज़ में थी। और क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जो सेक्रेटरी हैं सुभाष गर्ग, उन्होंने कहा है कि न्यू बेस ईयर जो है, जो हमारे जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी में इम्प्लीमेंट होगा, दैट विल बी डन फ्रॉम अर्ली 2026। और एक और चीज़ इसमें हाईलाइट में है कि इसका जो वेट होंगे और आइटम्स होंगी जो इसमें डाली जाएंगी, दीज विल बी बेस्ड ऑन HCES 2023 एंड 2024 इंस्टेड ऑफ जो पहले होने वाला था। HCES क्या होता है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे। ठीक है, सो इसमें इसको 2023 एंड 2024 का जो डेटा होगा उसको यूज किया जाएगा। सो इसमें हमने आपके लिए नोट्स की फॉर्म में इसको प्रिपेयर किया है। सो लेट्स डिस्कस इट इन मोर डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, पहली चीज तो ये है कि MOSPI जो हमारी मिनिस्ट्री है वो इसको कैलकुलेट करती है, और NSSO एंड CSO के थ्रू इसको कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और जो बेस ईयर है इसको अभी तक आप लोग जो जीडीपी देखते थे, जो रियल जीडीपी आप लोग देखते थे, दैट रियल जीडीपी वाज बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ 2011 एंड 12, बट अब इसको रिवाइज करके 2022 एंड 23 कर दिया जाएगा। ऑलराइट, और जो बाकी मेजर इंडिकेटर्स हैं जैसे आईआईपी है, सीपीआई है, ठीक है। सो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स है और ये हमारे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को प्रोजेक्ट करता है। इसमें हमारे 8 कोर सेक्टर्स आते हैं। अपने आप जो आपके स्टैटिक नोट्स हैं वहां पर एक बार इन दोनों को देख लीजिएगा। अभी हम न्यूज पे ही रहेंगे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। सो इसमें जो एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, 26 मेंबर्स की एडवाइजरी कमेटी थी, विच वाज हेडेड बाय विश्वनाथ गोलदर। और इन्होंने कहा कि हमें कुछ न्यू डेटा सोर्सेज लेने होंगे जो कि हमारी अपडेटेड जीडीपी सीरीज है उसको गाइड करेंगे, और हमें इन सब को अलाइन करना होगा विद होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ऑलराइट, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये जो रिलीज होने वाला है, इन्होंने डेट भी बताई है इसमें कि 27 फरवरी 2026 को ये न्यू जीडीपी सीरीज जो होगी विद अपडेटेड बेस ईयर, that will come on 27th of February 2026। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर आपके लिए कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर आपको बता देते हैं। सो बेस ईयर क्या होता है? देखिए, बेस ईयर इज अ रेफरेंस ईयर जिससे पता चलता है कि कितनी ग्रोथ हुई है। अब आपको अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा तभी आप बता पाएंगे कि हम कहाँ पहुंचे हैं। ऑलराइट, ये मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दिया गया है। सो हर एक चीज में जैसे आप सीपीआई में देखते हैं, और जीडीपी में भी देखते हैं, आईआईपी में भी देखते हैं। सो रियल इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल इन्फ्लेशन आपने देखा होगा। सो रियल इन्फ्लेशन जो होती है दैट इज ऑन द बेस ईयर प्राइसेस। ये आपको स्टैटिक में हर चीज क्लियर होनी चाहिए। सो रियल इन्फ्लेशन इज ऑन द बेस ईयर जो अभी हमारे लिए था 2021। सो उसमें क्या था कि अगर बेस ईयर में मान लिया कोई चीज़ 100 रुपए की थी, सो आज अगर वो 2025 में 200 रुपए की हो गई है, सो हम उसको बेस ईयर से कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, बट इसमें जो आपका नॉमिनल जीडीपी होता था या नॉमिनल आपका इन्फ्लेशन होता था, इसमें आपका बेस ईयर को कंसीडर ना करके करंट प्राइसेस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। दैट इज द डिफरेंस। अब इस कंसेप्ट को डीपली तो यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक हियर। सो एग्जांपल यहाँ पे बेस ईयर का ये है आपके लिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप देख लीजिए, मान लीजिए 2011 में कोई चीज़ अगर 100 रुपए की थी, और अगर वो 2021 में 150 रुपीज़ की हो गई है, सो इसका मतलब ये है कि लेट्स से ये 100 रुपीज़ आपकी जीडीपी है। ऑलराइट, सो आपकी जीडीपी की ग्रोथ 50% हुई है ओवर 10 ईयर्स। ओके, सो आप इसमें ईयर ऑन ईयर भी इसमें निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपका जो बेस ईयर है उसका इंपॉर्टेंस है इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। ऑलराइट, और ये चीज तो आपको मैंने बता ही दी कि इट रिमूव्स द इन्फ्लेशन, बिकॉज हम इसमें बेस ईयर पे ही उसके प्राइस को कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। मान लीजिए कोई शर्ट मैन्युफैक्चरर है, उसकी जो शर्ट है वो फॉर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए वो 100 रुपए की शर्ट है और वो 2011 में 100 शर्ट्स ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेट्स से 10 शर्ट्स प्रोड्यूस करता है, सो ये 1000 रुपए की हो गई। ऑलराइट, बट अगर अगले मान लीजिए 5 साल के बाद उसने 200 शर्ट्स प्रोड्यूस की, बट वो शर्ट 200 रुपए की हो गई। ऑलराइट, सो उसने 4000 का इसमें टोटल उसकी इनकम थी।
इट इज द इनकम मेथड, ऑलराइट। सो इसमें रियल ग्रोथ 4000 नहीं है, बिकॉज इन्फ्लेशन हैज डबल्ड ऑल्सो। सो इसमें अगर इन्फ्लेशन को रिमूव करना है तो हमें प्राइस को 100 ही कंसीडर करना होगा, विच इज द बेस ईयर प्राइस। सो ये 2000 आएगा, एंड इट मीन्स कि उसकी जो ग्रोथ है वो डबल हुई है, ना कि 4 टाइम्स हुई है, ऑलराइट। सो इसलिए हमारा जो बेस ईयर है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब आई होप कि आपको ये चीजें पहले से पता है। इट इज जस्ट अ रिवीजन फॉर यू, इट इज अ करंट अफेयर्स क्लास, ओके। लेट्स मूव अहेड। सो क्यों इसको रिवाइज किया जाता है? देखिए, टू रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक चेंजेस, ऑलराइट, कि इकोनॉमिक चेंजेस क्या हुए हैं, इमर्जिंग सेक्टर्स भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग सेक्टर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एआई, बेटर पॉलिसी डिसीजन। देखिए, अगर अच्छा डाटा होगा, मोर रीसेंट डाटा होगा, सो दैट विल लीड टू बेटर पॉलिसी डिसीजंस। देखिए, एक्सेस टू इम्प्रूव डेटा। अब हमारे पास काफ़ी अलग चीज़ें आ गई हैं 2011 के कंपैरिजन में, जैसे जीएसटी फाइलिंग है, कॉर्पोरेट डाटा हैज़ बीन मेड मोर रोबस्ट, सैटेलाइट इनपुट्स आ रहे हैं, एंड एक्यूरेसी हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, ओके। और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात भी यहाँ पर की गई है। वो किस तरीके से है, क्योंकि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, वो अपने जो बेस ईयर्स हैं उनको रेगुलरली रिवाइज करती रहती हैं, बट वी आर इन 2025 एंड वी हैव बीन स्टिल यूजिंग टू 2011 एज आवर बेस ईयर। सो उसको भी ये उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस न्यूज़ में जो कुछ इंपॉर्टेंट था वी हैव डिस्कस्ड विद यू। और एक और चीज़ हम यहाँ पर करते हैं कि वी ट्राई टू लिंक द करंट अफेयर्स विद योर सिलेबस एंड योर स्टडी पोर्शन। तो यहाँ पे आपके लिए बताया गया है कि प्रीलिम्स में ये कहाँ पे काम आ सकता है। सो देखिए, आपको टर्मिनोलॉजी जो है, जैसे जीडीपी का आपको पता होना चाहिए। जीडीपी इंडिया में क्या वैसे भी 3 तरीकों से कैलकुलेट करते हैं हम। वन इज़ प्रोडक्ट प्रोडक्ट मेथड, वन इज़ एक्सपेंडिचर मेथड, एंड अदर वन इज़ इनकम मेथड, ओके। Product method is GVA, gross GVA, okay, and it is C plus G plus I plus net exports, okay, X minus I, all right, and this is the income method, gross income. So ये चीजें आपको आपके concepts बिल्कुल clear होने चाहिए। CPI का आपको पता होना चाहिए, IP and WPI, all right। Current developments क्या हो रही हैं? So this is a current development that we are changing our base here। गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है एंड डेटा सोर्सेज जिनमें ये बेनिफिट करेगा, ओके। और GS3 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे प्लानिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, changes in economic indicators and role of statistics in policy making। So यहाँ पर आप ये आंसर में कोट कर सकते हैं कि we are changing our GDP, okay। So ये सब इस न्यूज़ के बारे में था। Let's move ahead। Stratospheric aerosol injection, SAI। So ये लास्ट वीक न्यूज़ में था, और इसमें इन्होंने ये बताया है कि इस पहली बात तो ये है कि इस स्टडी को इन्होंने कंट्रोवर्शियल बताया है। कंट्रोवर्शियल क्यों है? वी विल बी डिस्कसिंग दैट। बट यहाँ पे देखिए, इट इज सेइंग दैट जो हम ट्वीक करना चाहते हैं और हमारी ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहते हैं, दिस इज अ रियलिस्टिक आइडिया। क्यों है? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कूल द अर्थ विद दीज एरोसोल्स। सो विल बी डिस्कसिंग दैट। सो इसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया है आगे नोट्स की फॉर्म में आपके लिए। बट यहाँ पे मैं आपके लिए एक चीज बताना चाहूंगा, ये कंट्रोवर्शियल क्यों है। यहाँ पर हम इसमें क्या करते हैं, वी इंजेक्ट द एरोसोल्स इन स्ट्रेटोस्फेरिकल लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, जिससे क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट्स द इनकमिंग UV radiations and it cools the earth for a short time। So हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, कंट्रोवर्शियल इसलिए है, इफ वन कंट्री uses this technique, so the technique will not only affect that particular country, but it will affect a lot of other countries, all or the globe itself it will affect। So that's why it is controversial, क्योंकि हो सकता है किसी देश पे ज्यादा इफेक्ट करे। फॉर एग्जांपल, पोलर कंट्रीज विल हैव अ डिफरेंट result of this process, and equatorial countries will face different changes, okay। so ये इसीलिए controversial है। so डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। so ये SAI है क्या? देखिए, इट इज अ सोलर जियो इंजीनियरिंग प्रोसेस, ओके। ये सोलर जियो इंजीनियरिंग प्रोसेस है। क्या एम है इसका? टू कूल डाउन द अर्थ। इन देखिए, इसमें क्या किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम इसको जस्ट लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू। सो SO2 के जो सल्फर डाइऑक्साइड के जो एरोसोल्स होते हैं, उन्हें हम स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में डाल देते हैं, एंड दीज aerosols combine with H2O to form H2SO4, which will stay in the atmosphere। Let's move ahead। आगे हर चीज आपको बताई गई है। So ये क्या करता है? It mimics the natural cooling which is observed after volcanic eruptions। अब आपको आपने प्रीलिम्स में भी एक PYQ है वो आपने देखा होगा,
उसमें पूछा गया था कि आपके जो वोल्केनोज़ होते हैं, जब वो इरप्ट करते हैं, सो कौन-सी चीज़ें निकलती हैं? सो उसमें से एक है SO2। सो जब यहाँ पर ये साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया है कि जहाँ पर भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, वहाँ पे these small aerosols, they act as a layer which reflect the incoming radiation and it cools down the earth in that area for a for short term, maybe for month. Short terms का मतलब ये नहीं है कि for some hours, for some months, okay? सो ये टेम्परेचर राइजिंग से शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है उन पर्टिकुलर एरियाज में जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुई है। लेट्स मूव अहेड। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो किस तरह से काम करता है। सो दीज़ आर शॉर्ट वेव radiations and these are long wave radiations. I'm sorry, these are long wave radiations and these are short wave radiations. So long wave radiations क्या होती हैं जिनकी this thing, this wavelength जिसकी लंबी होती है, they are long wave radiation. For example, radio waves, all right. For example, IR waves, ठीक है। और short waves इसका opposite, जिनकी वेवलेंथ कम होती है बट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अब आपके स्टैटिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हम लॉन्ग वेव क्यों इनकमिंग को बोलते हैं एंड सॉरी शॉर्ट वेव क्यों इनकमिंग को बोलते हैं एंड लॉन्ग वेव क्यों आउटगोइंग को बोलते हैं, ये मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। सो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की लेफ्ट साइड में जो है जिनकी वेवलेंथ लंबी है एंड फ्रीक्वेंसी कम है, दे दैट्स व्हाई दे आर लॉन्ग वेव बिकॉज़ द वेव्स आर लॉन्गर, द वेवलेंथ इज लॉन्गर। और इसके एग्जांपल हैं यूवी रेज एंड एक्स रेज, ओके, ऑलराइट, एंड गामा रेज आल्सो। सो ये आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं कंसेप्ट पे। देखिए, इनकमिंग जो सोलर रेज़ हैं, उनको हम शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ दे आर यूवी रेज़ एंड दे आर फ्रॉम दे कंसिस्ट ऑफ द शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है? सो जब ये आती हैं, तो यहाँ पे अगर अल्बिडो के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर अगर अल्बिडो उसका अगर अल्बिडो ज़्यादा है, सो दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग द शॉर्ट वेव रेडिएशंस और ये क्लाउड से भी करता है रिफ्लेक्ट। दिस इज द स्टैटिक कंसेप्ट। हम यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेटोस्फेरिकल एरोजोल पर ही रहेंगे, बट मैं आपको ये लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव बता देता हूँ। जब ये अर्थ के सरफेस को हीट कर देती है यूवी रेज और जब वहां से रिफ्लेक्ट होती है, सो देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक इन द फॉर्म ऑफ IR रेडिएशन, दैट इज इंफ्रारेड, विच इज अ लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी आउटगोइंग रेडिएशन है दैट इज अ लॉन्ग वेव रेडिएशन बिकॉज दैट इज इंफ्रारेड। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है that is transparent to, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा that atmosphere is transparent to short wave radiation but it stops and reflects back the long wave radiation। अब हम आते हैं अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल पे। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है। एयरप्लेन्स की हेल्प से हम यहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं SO2 के, उनको हम स्ट्रेटोस्फियर में डाल देते हैं, ओके। और इसको हम ट्रोपोस्फियर में भी कर सकते हैं। अगर मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग है, इसमें क्या होता है कि बोट एरोसोल्स को रिलीज करता है इन द एटमॉस्फेयर और उसको वो सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे अब आपके लिए SAI का कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। केमिकल रिएक्शन क्या है? देखिए, SO2 को डाल देते हैं और वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। SO2 प्लस वाटर हमारे लिए क्या बना देगा? H2SO4। ये चीज यहाँ पर है। और जब इसको देखिए, एक तो हम इसको ट्रोपोस्फियर में नहीं डालते, स्ट्रेटोस्फियर में डालते हैं। ये आगे बताया जाएगा आपको, अभी इस पे रहते हैं। देखिए, और ये जो H2SO4 के एरोसोल्स हैं, एरोसोल्स आर नथिंग बट स्मॉल पार्टिकल्स। सो ये मंथ्स टू ईयर्स, ये काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहेंगे और लंबे टाइम तक ये उसको रिफ्लेक्ट कर पाएँगे जो इनकमिंग रेडिएशन आ रही हैं। एल्बिडो बढ़ जाएगी। एल्बिडो इज़ नथिंग बट द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द सन रेज़, ओके। सो अगर हमारी एल्बिडो ज़्यादा है, so रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी एंड इट विल रिड्यूस द सोलर रेडिएशन व्हिच रीचेस अर्थ, ओके। सो ओवरऑल इम्पैक्ट इसका क्या होने वाला है कि रेडिएटिव फोर्सिंग होगी और सरफेस टेम्परेचर जो होंगे वो कम हो जाएंगे। अगर हम अब इसमें की कंसेप्ट भी यहाँ मैं आपके लिए डाल दिए हैं। देखिए, एरोसोल्स क्या होते हैं? दीज आर द फाइन पार्टिकल्स नेचुरल लाइक वोल्केनिक ऐश और मैन मेड लाइक इंडस्ट्रियल सूट, ठीक है। और ये हमारे अर्थ के जो रेडिएशन बैलेंस है इसको अफेक्ट करता है। स्ट्रेटोस्फियर आपको पता है, इट इज द सेकंड लेयर अबव ट्रोपोस्फियर, 10 से लेके 50 किलोमीटर तक होती है और ओजोन लेयर हमारी यहीं पे पाई जाती है एंड इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म एरोसोल प्रेजेंस। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों SO2 को स्ट्रेटोस्फियर में डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमारे देखिए ट्रोपोस्फियर में ही हमारी मोस्ट क्लाइमेटिक जो नेचुरल फिनोमिना है वो होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर इज मोस्टली
साइलेंट लेयर। इसीलिए ये भी रीज़न है कि जो एयरप्लेन्स हैं हमारे वो स्ट्रेटोस्फियर में मल्टीप्लाई करते हैं। दैट्स व्हाई अगर हम स्ट्रेटोस्फियर में इसको करेंगे तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म तक वो रहेगा। जियो इंजीनियरिंग भी इसमें आपके लिए कांसेप्ट है इस न्यूज़ में। तो जियो इंजीनियरिंग क्या होती है? इट इज़ इंटेंशनल लार्ज स्केल इंटरवेंशन इन द क्लाइमेट सिस्टम। देखिए इंटेंशनल है, हम कोई क्लाइमेट में कुछ चेंज करना चाहते हैं, सो इट इज़ इंटेंशनल। एरोसोल्स को डाल रहे हैं, दैट इज़ इंटेंशनल। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम करते हैं, आपने कांसेप्ट पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज़ intentional. So it is categorized into carbon dioxide removal. I have given you the example. Carbon sequestration is the example of carbon dioxide removal and solar radiation management इसमें ही हमारा SAI इसके अंदर ही फॉल करता है। सो ये हमारा जियो इंजीनियरिंग के आपके लिए एग्जांपल्स हो गए। अब बेनिफिट्स क्या होंगे हमारे इसके SAI के? देखिए अगर हम 12 मिलियन टन SO2 को स्ट्रेटोस्फीयर में डालते हैं 13 किलोमीटर हाइट पे, सो ये 0.6 डिग्री से अर्थ को कूल कर सकता है। ग्लोबल टेम्परेचर की बात हो रही है, काइंडली पे अटेंशन हियर। और अगर हम 21 मिलियन टन डालते हैं, सो इट माइट रिड्यूस द टेम्परेचर फ्रॉम 1 डिग्री। ये इसी ही स्टडी हुई है, ओके? सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो। और एक्सटेंडेड इफेक्टिवनेस इसकी क्या है कि अगर हम ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे डालेंगे, स्पेशली अबव द इक्वेटर, ज़्यादा टाइम तक रहेगा एंड इट विल बी मोर इफेक्टिव। इसका मतलब ये है कि अगर हम 13 किलोमीटर की जगह इसको 25 किलोमीटर पे डालते हैं, सो इट विल बी मोर इफेक्टिव। बिकॉज़ व्हाई? बिकॉज़ इट विल कवर द मोर एरिया, बिकॉज़ इट इज़ हायर देन द प्रीवियस वन, ओके? तो इसीलिए इसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ हो जाएगी। अब कंसर्न्स क्या हैं? देखिए कंसर्न्स तो हर चीज़ के साथ होते हैं। पहली चीज़ तो एनवायरमेंटल रिस्क है। सो पॉसिबल डिस्टर्बेंस टू मॉनसून सिस्टम एंड वाटर साइकिल। अब आपको जब आप मॉनसून जियोग्राफी में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ITCZ की मूवमेंट होती है दैट हेल्प्स इन द अकरेंस ऑफ मॉनसून। सो ITCZ होता क्यों है? बिकॉज़ ऑफ सन्स हीटिंग। अगर सन की हीट ही कम हो जाएगी सो ITCZ बन ही नहीं पाएगा, लो प्रेशर ज़ोन बन ही नहीं पाएगा। दैट विल लीड टू वीकनिंग ऑफ द मॉनसून। सो इट इज़ अ पॉसिबल एनवायरनमेंट रिस्क। देखिए डिले ओज़ोन रिकवरी है, दैट इज़ वन थिंग। यूवी एक्सपोज़र एंड एसिड रेन हो सकती है बिकॉज़ H2SO4 इज़ इन्वॉल्व्ड हियर, ओके? एक्चुअल ग्लोबल वार्मिंग को ये छुपा सकता है बिकॉज़ ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है, दिस इज़ नॉट रियल, ओके? सो इट मे मास्क एक्चुअल ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट इम्पैक्ट इसके अनइवन हो सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसे कंट्रोवर्शियल क्यों कहा गया है। सो इसीलिए कहा गया है बिकॉज़ सॉरी इसका जो इफ़ेक्ट है, पोलर रीजन में ज़्यादा हो सकता है एंड इट मे क्रिएट क्लाइमेटिक इक्विटी इश्यूज़ बिकॉज़ डिफरेंट जगह पे इसके डिफरेंट असर देखे जाएँगे। गवर्नेंस इश्यूज़ तो हैं ही, देखिए ये हर कंट्री को अफ़ेक्ट करेगा और इसके लिए अभी कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है नहीं। सो अगर कोई एक देश इसको कर दे रहा है दैट माइट इफ़ेक्ट द अदर कंट्रीज़ और उसके लिए कोई पॉलिसी भी नहीं है बिकॉज़ इट इज़ अ ग्लोबल थिंग। सो इसके लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क हमें बनाना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बना सकता है और ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड फॉर एक्सप्लेनेशन। और देखिए अनसर्टेनिटी है। अभी हम इसको सिर्फ़ एक थ्योरी के रूप में लाए हैं। अभी हमने ये किया नहीं है कि हम इसको इतना मिलियन टन अगर डालेंगे तो पता लगेगा। अभी साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है। सो हो सकता है रैपिड टेम्परेचर राइज़ हो जाए, टर्मिनेशन शॉक हो जाए। अगर हम और एक और चीज़ है इसमें कंटीन्यूअस इंजेक्शंस देनी पड़ेंगी हमें SO2 की, ओके? तो ये चीज़ें हैं इसमें। आप इनको मेंस के अपने आंसर में भी कोट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इस फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। अब लास्ट में जो हम चीज़ करते हैं कि हम इसका रेलेवेंस देखेंगे। सो अगर हम इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में ये क्लाइमेट चेंज का जो आपका टॉपिक है वहाँ पर ये यूज़ हो सकता है। जियो इंजीनियरिंग मैंने आपको समझा दिया क्या चीज़ है, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना किस तरीके से यूज़ होते हैं। बेसिक में देखिए एरोसोल्स क्या होती हैं, वो किस तरीके से रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट करती हैं, आपको बता दिया गया है कि स्मॉल SO2 विल लीड टू H2SO4 और उसके वहाँ पे एरोसोल्स होंगे व्हिच विल रिफ्लेक्ट इनकमिंग यूवी रेडिएशंस, ओके? और इसको मेंस में कहाँ पर यूज़ हो सकता है? GS1 में ज्योग्राफी में, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज और एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। आपको स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बताया गया है, ट्रोपोस्फियर के बारे में बताया गया है, GS3 एनवायरनमेंट। सो आप यहाँ पे देख लीजिएगा एंड GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में भी, क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन ऑन क्लाइमेट टेक्नोलॉजी है, सो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। सो ये न्यूज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आई होप यू लर्न्ड समथिंग आउट ऑफ इट एंड लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज़। डिजिपिन। सो डिजिपिन लास्ट वीक न्यूज़ में था और ये क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज़ इंडिया पोस्ट जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया है इसे
और ये एक डिजिटल एड्रेस की तरह काम करेगा। ये एक 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, जो कि एक लोकेशन को प्रिसाइज़ली बता देगा कि what is that location, okay, and it might replace the current pin code system, but ये अभी तक कंफर्म नहीं है। हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। लेट्स मूव अहेड। सो देखिए, पहली बात तो है कि इट इज इंडियाज न्यू जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस सिस्टम, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसे बनाया है। और ये क्या है, देखिए, इट इज अ डिजिटल सिस्टम दैट गिव्स एवरी लोकेशन इन इंडिया अ यूनिक कोड बेस्ड ऑन इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो आप जानते हैं कि देयर इज अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ एवरी लोकेशन ऑन ग्लोब। सो यहाँ पर इसी का यूज किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ, ये मैप है, और लेट्स से ये इस लोकेशन की हमें डिजिपिन चाहिए। सो ये यहाँ पर यूज करेगा, दीज आर द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फॉर दिस लोकेशन। और ये 10 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक, दैट मीन्स देयर विल बी अल्फाबेट्स एंड देयर विल बी न्यूमेरिक्स आल्सो फॉर दिस पर्टिकुलर लोकेशन। और इसकी खास बात ये है कि ये पूरे देश को 4 मीटर बाई 4 मीटर के ग्रिड्स में डिवाइड कर देता है, एंड हर ग्रिड का एक अलग अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, इस तरह से 10 डिजिट का। सो इसमें हर एक लोकेशन जो है उसको बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि आपके पूरे एरिया का एक पिन कोड होता था। वो एरिया 10 किलोमीटर बड़ा भी हो सकता था, और उसका पिन कोड जो होता था, लेट्स से कोई पिन कोड है 110001, ओके? तो इस तरीके का कोई पिन कोड है। सो वो पूरे एरिया को बताएगा, बट डिजिपिन बिल्कुल प्रिसाइज होगा, 4 बाई 4, 4 मीटर पे वो आएगा। सो हम इसमें आगे देखेंगे, इसके बेनिफिट्स वगैरह भी आपको हर चीज़ इसमें डिटेल में डाली गई है। सो लेट्स मूव। सो फीचर्स क्या है, देखिए, ये बनाया गया है आईआईटी हैदराबाद और एनएसआरसी जो इसरो का पार्ट है, इसको उन दोनों ने बनाया है। और ये, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 4 मीटर बाई 4 मीटर की ग्रिड्स में पूरे देश को बांट रहा है, और हर ग्रिड के पास 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। और ऑफलाइन फंक्शनैलिटी भी तो होगी ही इसमें, व्हिच इज़ क्लियर बिकॉज़ पहले से ही हमने एलोकेट कर दिया है उसके लिए नाम। सो विदाउट इंटरनेट इट कैन बी यूज्ड एंड इट विल बी ओपन सोर्स, ओके? सो एक्सेसिबल और अडैप्टेबल होगा। और इसमें खास बात एक और बता दें आपको, इट विल नॉट ओनली बी यूज्ड बाय योर पोस्ट्स, पोस्ट ऑफिस ओनली, ओके? ये आपके जो कुरियर सर्विसेज हैं, जैसे कि डिलीवरी है, डीएचएल है, ब्लू डार्ट है, ये सभी इसको यूज़ करेंगे। और जिस तरीके से भी आपको कॉल्स आते हैं, लोकेशन पूछते हैं, अगर आपके पास डिजिपिन होगा उनके पास आपका, तो सीधा आपके घर पे ही वो पहुँच जाएँगे एग्ज़ैक्ट डिजिपिन की वजह से, बिकॉज़ इट विल बी 4 मीटर बाय 4 मीटर, सो इट विल बी प्रीटी एक्यूरेट आल्सो। सो उनके लिए भी ये यूज़फुल होगा। दैट इसका यही मतलब है कि इट इज़ ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म, ओके? इसीलिए एक्सेसिबल एंड अडैप्टेबल है। लेट्स मूव अहेड। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ये स्टैंडर्डाइज़्ड एंड प्रिसाइज़ डिजिटल एड्रेस होगा फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज, ये तो मैंने आपको बता दिया। और एक यहाँ पर चीज़ आपको ध्यान देने की है, ये कंसेप्ट ऑफ एड्रेस एज़ अ सर्विस जो है, उसको सपोर्ट करता है। देखिए, SaaS ये आप देख चुके हैं, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। बट दिस एड्रेस एज़ अ सर्विस, यू नीड टू नो दैट दिस एड्रेस विल बी यूज्ड एज़ अ सर्विस फॉर द पब्लिक सर्विस डिलीवरी और प्राइवेट सर्विस डिलीवरी। सो यहाँ पर आपके लिए एक ये आपको जस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एड्रेस एज़ अ सर्विस क्या होता है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको ये डाल दी गई है, ध्रुवा इनिशिएटिव जो है, उसका ये पार्ट है। ध्रुवा इनिशिएटिव क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड unique virtual address which is aimed at creating unified and geo-coded address database। सो आपको इस जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का ध्रुवा, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ओके? सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो इसका यही है कि इट इज एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल टेरेन्स, अर्बन, रूरल, फॉरेस्ट एंड कोस्टल एरियाज। सो ये सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज बहुत सारी जगहें ऐसी भी हैं विच आर नॉट अंडर एनी पंचायत ऑल्सो, और अगर पिन कोड भी है, सो इट इज़ अ वेरी वास्ट एरिया, लेट्स से बहुत बड़ा एरिया है, सो उसमें हर जगह का पिन कोड सेम ही होगा। बट इसमें आपके डिजी पिन में बिल्कुल एक्यूरेटली पता लग जाएगा कि कौन सी जगह है ये। सो वहाँ पर जो सर्विस डिलीवरी है, दैट विल बी कंपैरेटिवली मोर ईज़ी। वहाँ पर भी ये यूज़फुल है जिसका कोई नो फॉर्मल एड्रेस है, कोई फॉर्मल एड्रेस है ही नहीं, तो एड्रेस की ज़रूरत ही क्या है? आप सिर्फ अपनी डिजी पिन बताइए और एड्रेस उसमें क्लियर हो जाएगा, बिकॉज़ इट इज़ पिन पॉइंट, ओके?
सो ये न्यूज़ के बारे में था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अब इसमें जो सिलेबस के लिए रेलेवेंस है वो यही है कि प्रीलिम्स में एसएनटी, करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, ध्रुवा के बारे में आपको पता होना चाहिए। डीजीपिन तो आपको डीजीपिन का ही ये टॉपिक था जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो टॉपिक्स के साथ हमने इसमें काफ़ी और चीज़ें भी डिस्कस कर दी हैं। और मेंस में आप इसमें देखिए जीएस2 में जो गवर्नेंस वाला सेक्शन है वहाँ पर ये आपके लिए काम आ सकता है अलोंग विद पब्लिक सर्विस डिलीवरी व्हिच इज़ आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नेंस। एंड जीएस3 में देखिए एप्लीकेशन ऑफ एसएनटी आप किस तरीके से करते हैं गवर्नेंस में, एंड आईसीटी इन सर्विस डिलीवरी। सो ये सब था जो डिजिपिन के बारे में आपको पता होना चाहिए था। सो लेट्स मूव अहेड ऑन आवर नेक्स्ट न्यूज़। ओके। एक्सियम मिशन 4 ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। सो लेट्स डिस्कस कि इसके लिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सो पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि हमारे इंडियन जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, ये एक्सियम 4 मिशन के पार्ट हैं और सिर्फ ये पार्ट ही नहीं है, ही इज़ द पायलट ऑफ दिस एयरक्राफ्ट जो कि स्पेस में जाने वाला है, आईएसएस तक ये जाएगा, ठीक है? और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने इसमें प्रिपेयर किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके। सो पहली चीज़ तो ये है कि इट इज़ इंडियाज़ रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। एग्जीबिशन 4 रिटर्न है। क्यों रिटर्न है? क्योंकि 1984 के बाद कोई भी इंडियन सिटीजन स्पेस में नहीं गया है। सो हम शुभांशु शुक्ला जी जो जा रहे हैं ऑन दिस एक्सियम मिशन, दिस इज आफ्टर 1984। ये जो मिशन है इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? सो एक कंपनी है, दिस इज द लोगो ऑफ द कंपनी, एक्सियम स्पेस, जो कि एक यूएस की कंपनी है, इन कोलैबोरेशन विद नासा एंड स्पेसएक्स। ओके। लॉन्च व्हीकल होगा इसका स्पेस एक्स ड्रैगन। यहाँ पर दिस इज योर लॉन्च व्हीकल, और इसी लॉन्च व्हीकल के अंदर हमारे जो 4 एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन में जा रहे हैं, दे विल बी सीटेड इन दिस मॉड्यूल एंड इट विल बी ऑन द टॉप ऑफ द रॉकेट। ओके। और ये जो लॉन्च करेगा, इट विल बी लॉन्च फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर व्हिच इज इन फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। सो इसकी जो ड्यूरेशन है, जो एक क्रू है, 4 मेंबर क्रू है, ये 14 दिन स्पेंड करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और इसका जो साइंटिफिक वर्क है, ये 60 एक्सपेरिमेंट करेगा एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम 31 कंट्रीज। सो ऑलरेडी आईएसएस पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। सो जो इनके फील्ड रिसर्च है, दैट विल बी स्पेस बायोलॉजी, मटेरियल साइंस, इफेक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन ह्यूमन बॉडी, कॉग्निटिव स्टडीज एंड क्रॉप एंड सीड डेवलपमेंट इन स्पेस। इसको एक बार देख लीजिएगा। ओके। लेट्स मूव अहेड। सो जो इंडिया की इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, इसमें क्या है कि जो हमारे शुभांशु शुक्ला हैं, ही इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर जॉइंट नासा एंड इसरो इनिशिएटिव। नॉट ओनली दिस इनिशिएटिव, आईएसएस जब से बना है, शुभांशु शुक्ला इज द फर्स्ट इंडियन टू एवर विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ओके। और इसमें एक और चीज़ है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, पोलैंड और हंगरी से भी जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हैं जो कि आईएसएस पे पहली बार जा रहे हैं। सो इन दोनों कंट्री से भी पहली बार कोई सिटीजन आईएसएस पे जा रहा है। ओके। सो अब थोड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। दिस इज द पिक्चर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और अगर इसकी साइज का मैं आपको एक रेफरेंस दूं, सो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फुटबॉल फील्ड। सो जितना हमारा फुटबॉल ग्राउंड होता है उतना बड़ा ये है। सो इट इज क्वाइट बिग। ओके। और ये काफी मल्टीपल स्पेस एजेंसी का जॉइंटली मिलकर बनाया हुआ है, जैसे नासा, रोस्कोस्मोस, ये हमारी रशियन जो एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा ऑफ जापान एंड सीएसए ऑफ कनाडा, इन्होंने मिलकर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है। और इस पे हर टाइम कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट्स होता ही है। ओके। इसके बारे में डिटेल में हम नहीं जान पाएंगे बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन एक्सियम मिशन। सो लेट्स मूव अहेड। सो इंडिया का इसमें हम थोड़ा स्पेस एम्बिशंस की बात कर लेते हैं बिकॉज इस न्यूज़ में ये भी डिस्कस किया हुआ है। सो जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जो कि हमारा एम है कि हम हमारा अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहेंगे 2035 तक। सो दैट इज वन थिंग, भारतीय अंतरिक्ष मिशन स्टेशन, आई एम सॉरी। और इसका हमारा एक स्पेस विजन है 2047 का। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म रोड मैप जो कि इंडिया को ग्लोबल स्पेस पावर 2047 तक बनाना चाहता है। इसके एरियाज क्या होंगे, फोकस एरिया क्या है? पहली चीज तो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, कमर्शियल स्पेस सेक्टर है, जिसमें कि हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे स्पेस में। हमारी इसके बारे में आप इसरो जो आपके स्टैटिक नोट्स हैं वहां पर एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है। प्राइवेट पार्टनरशिप को हम इसमें इंप्रूव करना चाहेंगे और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को देखना चाहेंगे। आगे की चीज जो, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज
क्या हम आईएसएस पे जाकर रिसर्च करना चाहेंगे। सो एक माइक्रो एल्गी स्टडी हम वहाँ पे करेंगे। हम इसमें पता करेंगे कि ये जो एडिबल माइक्रो एल्गी है, उनको स्पेस कंडीशन में उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। साइनोबैक्टीरिया का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये तो साइनोबैक्टीरिया हैं, इनको चेक करेंगे कि ये अ, किस तरीके से सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारी जो स्पेस है वहाँ पर बना सकते हैं। ये एक थोड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये नाम आपको पता होना चाहिए। एक टार्डीग्रेड रिसर्च वहाँ पर करने वाले हैं। ये चेक करेंगे कि किस तरीके से जो टार्डीग्रेड्स हैं सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेस में। बिकॉज़ इसकी एप्लीकेशन होगी बायोटेक्नोलॉजी में, हमारे अर्थ पे भी जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च है उसमें ये हेल्प करेगा। लुक, दिस इज़ टार्डीग्रेड्स और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज़ एन एनिमल बट इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक एनिमल, ठीक है? ये एक माइक्रोस्कोप की पिक्चर है। सो इस टार्डीग्रेड के ऊपर इस आपको पता होना चाहिए कि टार्डीग्रेड क्या है, माइक्रोस्कोपी है कि एक अ, हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए टार्डीग्रेड क्या चीज़ है, ओके? सो इसके बारे में भी वहाँ पर स्टडी होने वाली है। अदर स्टडीज़ जो वहाँ पे होंगी सीड जर्मिनेशन, मसल डेवलपमेंट, स्टेम एजुकेशन डेमोंस्ट्रेशंस, ये स्टेम डेमोंस्ट्रेशंस क्या होती हैं? इन्हें डेमोंस्ट्रेशंस भी कहा जाता है। सो जो स्पेस में आप वीडियोज़ देखते होंगे कि स्पेस में नासा कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं कि स्पेस पे डेमोंस्ट्रेशन की वीडियोज़ एस्ट्रोनॉट्स दे रहे होते हैं। तो दीज़ डेमोंस्ट्रेशन वीडियोज़ अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये वीडियोज़ को डेमोंस्ट्रेशंस कहा जाता है, ओके? एंड प्लांट ग्रोथ्स के बारे में वहाँ पे स्टडीज़ होगी एंड वॉयेजर डिस्प्लेज़, ये वहाँ पे डिस्प्ले के कुछ एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं। ओके, कॉग्निटिव एंड विजुअल एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम एंड जीरो ग्रेविटी ऑन एस्ट्रोनॉट्स मेंटल परफॉर्मेंस एंड विजन। तो वहाँ पे अगर हम जो स्क्रीन टाइम है उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है माइंड पे स्पेस में, पर्टिकुलरली स्पेस में ही ये चीज़ चेक की जा सकती है। सो ये भी वहाँ पर हम स्टडी करेंगे। इंडिया के लिए क्या देखिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। पहली चीज़ तो है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगा इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। जो हमारा गगनयान मिशन भी है, उसमें भी सुधांशु मिश्रा होने वाले हैं। सो ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ही उन्हें मिल रही है कि वो गगनयान मिशन से पहले ही स्पेस में जा रहे हैं, ठीक है? माइक्रोग्रेविटी एडेप्शन एंड इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स के बारे में हमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल जाएगी। और एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बता दिया कि गगनयान मिशन के लिए जो कि हमारी फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, उसके लिए होगा। सो ये था एक्सियम मिशन के बारे में जो अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ डेवलपिंग न्यूज़, सो फिर से आएगा, सो वी विल कवर इट अगेन, ओके? सो ये आपके स्टैटिक और सिलेबस को किस तरीके से कैटर करता है, ये एक बार देख लेते हैं। देखिए प्रीलिम्स में जो डेवलपमेंट इन स्पेस टेक है, आईएसएस आपके साथ डिस्कस कर दिया। इसका तो मैंने थोड़ा डिस्कस भी किया है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। और इंडिया के स्पेस मिशन जो है और इंडिया वो भी पीछे डिस्कस किए गए हैं। कोलैबोरेशंस क्या हैं और एक्सियम 4, ठीक है? जीएस 3 जो आपका है उसमें ये यूज़ हो सकता है और आप इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है और आप इसको कोट भी कर सकते हैं, ठीक है? इंडियन अचीवमेंट इन स्पेस, इसरो नासा कोलैबोरेशन, अवेयरनेस इन फील्ड ऑफ स्पेस, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। So this is all about Axiom Mission 4. So let's move ahead to our next news. स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। सो देखिए यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन ने ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 को रिलीज किया है और इसमें काफ़ी देखिए इसका नाम इन्होंने रखा है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, बिकॉज ये बता रहे हैं कि फर्टिलिटी क्राइसिस आ चुका है दुनिया में एंड वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मैनी babies which we should, so और fertility TFR has gone down। तो ये सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन क्योंकि आगे काफ़ी डिटेल में हमने इसको नोट्स की फॉर्म में भी प्रिपेयर किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो देखिए ये यूएनएफपीए की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है। इसकी हाईलाइट क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8.2 बिलियन हो चुकी है और डिस्पैरिटीज़ हैं काफ़ी रिच और पुअर कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया की इन्होंने बात की है, इंडिया को इन्होंने कहा है कि इंडिया विल बी मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद 1.46 बिलियन पीपल। सो इट इज गोइंग टू हैपन। और मेन कंसर्न हमारा ओवर पॉपुलेशन नहीं है जो कि इतने सालों से हम कहते आ रहे हैं इंडिया में भी और इवन इन फॉरेन कंट्रीज आल्सो कि ओवर पॉपुलेशन इज अ कंसर्न। नो, ओवर पॉपुलेशन इज नॉट अ कंसर्न अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अंडर पॉपुलेशन इज अ कंसर्न। Gap between people's fertility goals and what they can achieve, this is the problem। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज की भी इन्होंने बात की है कि अबाउट 50% के ऑलमोस्ट प्रेगनेंसीज जो वर्ल्ड में हो रही हैं दिस ऑल आर अनप्लान्ड, ओके? सो देयर हैज नॉट बीन प्रॉपर प्लानिंग बिफोर एनी प्रेगनेंसी।
सो दिस इज इन द रिपोर्ट। और वुमेन की ऑटोनॉमी में भी इन्होंने बात की है कि वुमेन और गर्ल्स जो हैं उनका डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल नहीं है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ओके, इट इज स्टिल मेन हु कंट्रोल दीज थिंग्स। ओके, बैरियर्स क्या है रिप्रोडक्टिव फ्रीडम के लिए? देखिए, एक तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। ये आपका जो जीएस 1 का जो सोसाइटी वाला पोर्शन है, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये सारे पॉइंट्स भी, और आपको ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, वुमेन आर नॉट फाइनेंशियली सिक्योर, दे आर डिपेंडेंट ऑन मेन, सो इट इज़ वन ऑफ द की बैरियर्स टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, यू नो दैट। Lack of partner and community support, poor access to quality reproductive health care. This is a major problem in India, and also in other poor and developing countries. Okay, inadequate services like childcare and education. So these are the barriers. देखिए, marginalized जो ग्रुप हैं, दे हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। देखिए, रिप्रोडक्टिव राइट्स में तो प्रोग्रेस हुई है, बट दो जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। सो ये रिपोर्ट यही बताने की कोशिश कर रही है कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, दीज ग्रुप्स हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। ओके, सो इन्होंने रिकमेंडेशंस भी कुछ दी हैं, जो रिकमेंडेशंस ग्लोबल लेवल पे हैं। सो ये रिकमेंडेशन क्या है कि आप इंश्योर कीजिए एक्सेस एक्यूरेट फर्टिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सर्विसेज फॉर ऑल। ये चीज़ हमें करनी होगी। और जेंडर इक्वल पेरेंटिंग रोल्स को भी एनकरेज कीजिए। सो इसके लिए जेंडर रिलेटेड जो एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे मेन भी एक्टिवली शेयर करें चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। इमिग्रेशन को प्रमोट कीजिए और रिकॉग्नाइज कीजिए। लेबर लेबर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है, उनको टैकल करने के लिए। ओके, सो दीज आर द रिकमेंडेशंस, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। सो इंडिया स्पेसिफिक इंसाइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये आपको नंबर्स पता होने चाहिए, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। These can be quoted in your GS1, in your essay also these can be quoted. So total fertility rate, पहले तो आपको पता होना चाहिए TFR होता क्या है। Total fertility rate is the number of children a woman is expected to have in her reproductive cycle. Okay, उनकी लाइफ में वो कितने बच्चे पैदा करेंगी, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। अभी ये 1.9 हो चुका है, और रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1। अगर हमारा लेट से हमारी पॉपुलेशन 100 है, सो ये नेक्स्ट जनरेशन के बाद भी 100 ही रहेगी। इसको इंश्योर करने के लिए हमारा TFR 2.1 होना चाहिए, बट इट हैज़ डिक्रीज टू 1.9, विच मीन्स इन नेक्स्ट जनरेशन वी आर गोइंग टू लूज आवर पॉपुलेशन नंबर, एंड ऑल्सो हमारी जो एजड पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा होगी, एंड वर्किंग पॉपुलेशन हमारी कम होगी इन द नेक्स्ट जनरेशन। ये आपको पता होना चाहिए। और 1970 में TFR जो थी वो 5 थी। दिस इज ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम 1970। स्टेट वाइड वेरिएशन जो हैं, देखिए, फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल से बिलो है इन 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कुछ देखिए, इसमें यूटीज भी एडेड हैं, इसलिए 31 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज इट वाज रिटन लाइक दिस इन द आर्टिकल, सो यहाँ पे यही हमने डाल दिया है। ठीक है, सो इसमें यूटीज एंड स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, दैट्स व्हाई 31, बट इट इज स्टिल हाई इन बिहार, मेघालय एंड यूपी। यहाँ पर 2.1 से ज़्यादा है। एंड एडोलेसेंट बर्थ रेट, देखिए, एडोलेसेंट बर्थ रेट होता है चिल्ड्रन बॉर्न पर 100, वो सॉरी, पर 1000 गर्ल्स एज्ड 15 टू 19। सो 14.1 बर्थ्स हो रहे हैं अभी भी एडोलेसेंट बर्थ रेट जो है। एज इट इज अ ग्लोबल रिपोर्ट, तो चाइना में 6.6 है, श्रीलंका में 7.3 है, एंड थाईलैंड में 8.3 है। So it is much higher in India than these countries. So this you need to know. It is about India, okay? डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की भी रिपोर्ट में बात की गई है कि 68% जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज इन वर्किंग एज, विच मीन्स 15 टू 64, और 7% हमारे जो लोग हैं वो 65 एंड अबव हैं, दैट मीन्स सीनियर सिटीजन है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, वुमेन की ज़्यादा है, मेन की कम है, इट इज 74 एंड 71। और यहाँ पे डेफिनेशन भी हमने आपके लिए डाल दी है। सो TFR आपको पता होना चाहिए, average number of children a woman is expected to have in her reproductive years. This is the definition of TFR, and you can directly quote this definition in your GS1 answers, जहाँ पे society वाले questions आते हैं। So you need to learn this definition, okay? And replacement level is uh, uh, ये आपको मैंने पहले बता दिया है, पर यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। TFR 2 of 2.1 ensures stable population size across generation। generations की ही बात मैंने पहले भी कर दी है, so I think it's clear to you। अगर हम आगे चलें, सो चैलेंजेस की बात करें, दीज चैलेंजेस यू नीड टू नो, बट एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक हर्डल्स हैं, जॉब इंस्टेबिलिटी, हाउसिंग कॉस्ट, लैक ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर,
ये डिटर करता है ज़्यादा बच्चे पैदा करने से लोगों को, बिकॉज़ अगर ये चीज़ें नहीं होंगी सो दे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड फॉर देयर चिल्ड्रन। ओके, हेल्थ इश्यूज़ हैं देखिए, इनफर्टिलिटी, इनएडिक्वेट मैटरनल केयर, ओवरऑल पुअर हेल्थ एड्स टू दिस प्रॉब्लम। ओके, सोशल एंग्जाइटी है, क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें, कल्चरल एंड सोशल बैरियर देखिए, लोनलीनेस बढ़ रही है, शिफ्टिंग रिलेशनशिप ट्रेंड, स्टिग्मा अराउंड रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, डीप रूटेड जेंडर नॉर्म्स। सो ये चीज़ें आप एक बार नोट कर लीजिएगा, बिकॉज़ यू कैन डायरेक्टली कोट दीस थिंग्स इन योर आंसर्स ऑफ मेल्स। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है देखिए, इन्होंने 5 पिलर राइट बेस्ड अप्रोच बताई हुई है इसमें। पहली चीज़ है, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट कीजिए। आप डेमोग्राफिक चेंजेस को तो रिस्पेक्ट कीजिए, बट यू नीड टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स आल्सो। ओके, यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रासेप्शन, सेफ अबॉर्शन, इनफर्टिलिटी एंड मैटरनल केयर, इन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। रिमूव स्ट्रक्चरल बैरियर्स, देखिए चाइल्ड केयर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, फ्लेक्सिबल जॉब्स, हाउसिंग एंड एजुकेशन, इन चीज़ों पे आपको, ये जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं इनको रिमूव करने की जरूरत है। इंक्लूड पॉलिसीज हमारी इंक्लूसिव होनी चाहिए। एक्सटेंड कीजिए सर्विसेज को अनमैरिड इंडिविजुअल को, एलबीजीटी क्यूआईए प्लस जो कम्युनिटी है, इनके इनके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। ओनली जेंडर भी एक इशू है, इसका मतलब ये है। तो GS1 का ही ये एक और पार्ट है, LGBTQ, इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी नीड टू फोकस ऑन दिस रिपोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। बेटर डाटा डाटा हमारे पास बेटर होना चाहिए। सो फर्टिलिटी के स्टैट से बढ़कर हमें कुछ और चीज़ें भी इंप्रूव करनी पड़ेंगी, जैसे कि बॉडी ऑटोनॉमी, अनमेट नीड्स एंड ग्रास रूट चेंजेस। सो आप ये एक बार पॉलिसी रिकमेंडेशंस को भी एक बार देख लीजिएगा। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो जो हमारी रिपोर्ट जो पब्लिश की है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने, UNFPA इसे बोला जाता है, ये क्या है? सो दिस इज द नेम, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। सो ये जो हमारा एक्रोनिम है, इट इज स्टिल देयर। 1969 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और रीनेम किया गया था इसे 1987 में, बट एक्रोनिम जो है UNFPA, ये दिस वाज रिटेन। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है एंड इट इज अ सब्सिडरी बॉडी अंडर UNGA। एंड इकोसॉक जो है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये प्रमोट करता है रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ राइट्स को। गोल्स देखिए, अब आपको ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDG 3, SDG 4 एंड SDG 5, इनकी इनको मेन फोकस में रख के ये UNFPA काम करता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़। बट यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखनी है कि सिलेबस से किस तरीके से ये रिलेट करते हैं और आपको किस तरीके से करंट को अपने सिलेबस के साथ रिलेट करना चाहिए। सो प्रीलिम्स के केस में देखिए, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट कौन सी एजेंसी पब्लिश करती है। सो दिस स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNFPA। और आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि फर्टिलिटी, TFR क्या है, एडोलेसेंस बर्थ रेट क्या है, कुछ कंसेप्ट्स जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होंगे वो भी हमने डिस्कस कर दिए हैं। सो बेसिक्स ऑफ फर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डेमोग्राफिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। मेंस में GS1 ये आपको मैं बता चुका हूँ, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड डेमोग्राफिक चेंजेस। GS2 में भी ये काम आ सकता है, वेलफेयर स्कीम्स, किस तरीके से वो जो वल्नरेबल सेक्शन है, बिकॉज वुमेन इज कंसिडर्ड अ वल्नरेबल सेक्शन। सो वहाँ पर आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, रोल ऑफ NGO, यहाँ पर आप ये सब कोड कर सकते हैं। GS3 में इंक्लूसिव ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और क्या चैलेंजेस हैं हेल्थ इंफ्रा में, वो चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ हियर। सेबीज वेरिफाइड यूपीआई फ्रेमवर्क। सो लास्ट वीक ये न्यूज़ में था। सो देखते हैं इसमें क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो पहली चीज़ तो ये है कि सेबी ने वेरीफाइड यूपीआई आईडीज को इंट्रोड्यूस किया है और किस तरीके से ये इन्वेस्टर्स को साइबर फ्रॉड्स जो हो रहे हैं उनसे रोकेगी। सो वी हैव कंपाइल्ड ऑल दीज नोट्स फॉर यू। सो यहाँ पर हम डीपली इसको एनालाइज करते हैं। सो पहली चीज़ तो है कि इसमें हाईलाइट्स हैं। पहली चीज़ तो है कि सेबी इज लॉन्चिंग वेरीफाइड यूपीआई फ्रेमवर्क और सेबी चेक टूल, ये दो चीजें यहाँ पर इन्होंने इसमें डिस्कस की गई हैं। क्या ये चीजें हैं, विल बी डिस्कसिंग। ये क्यों लाई गई हैं, बिकॉज देयर हैज बीन राइजिंग डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स इन कैपिटल मार्केट, तो उनको टैकल करने के लिए ये चीज लाई गई है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, देखिए फंड ट्रांसफर जो हो रहे हैं फेक और अनरजिस्टर्ड एंटिटीज को, उनको रोकने की कोशिश है सेबी की। स्ट्रेंथन करना है इन्हें रियल टाइम सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, और नेम बेस्ड जो वेरिफिकेशन है which can be misused for impersonation. For example, you have a account in Zerodha.
सो कोई फेक अनरजिस्टर्ड एंटिटी है वो ज़ीरोधा का नाम अपने यूपीआई आईडी में डाल के इट कैन डिफ्रॉड समवन। सो इसी के लिए वेरिफाइड आईडी को लाया गया है। सो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जो नेम बेस्ड वेरिफिकेशन है वो क्या चीज़ है, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है उन्हें डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। सो अब इसमें डिटेल में बताया गया है कि ये क्या चीज़ है। सो वेरिफाइड यूपीआई जो फ्रेमवर्क है, ये जो हमारे सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज होंगे, कौन होंगे ये? स्टॉक ब्रोकर्स होंगे। जैसे आप देखते हैं ज़ीरोधा है आपका, धन है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, ये आपके स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी होने वाला है। उनको वेरिफाइड यूपीआई फ्रेमवर्क में ही काम करना होगा। म्यूचुअल फंड्स हैं, आरआईएज़ हैं, मर्चेंट ब्रोकर्स हैं। सो ये सारे इनको इनके लिए मैंडेटरी होने वाला है। इसका यूपीआई का फॉर्मेट क्या होगा? abc.bkr.valid एंड बैंक नेम। सो ये क्या है? एबीसी जो है वो इंटरमीडियरी का नेम है। फॉर एग्जांपल दिस इज कोई आपका ब्रोकर है, जैसे कि मान लीजिए धन आपका एक ब्रोकर है। सो धन यहाँ पे होगा। बीकेआर इज द टाइप ऑफ एंटिटी, वो क्या चीज़ है? एमएफ म्यूचुअल फंड के लिए होगा, आरआई के लिए आरआईए के लिए आरआईए ही होगा, और स्टॉक ब्रोकर्स के लिए भी कुछ होगा उसमें। यहाँ पे इन्होंने उसको डाला नहीं है। और बैंक का नाम होगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एचडीएफसी है, सो कोटक भी हो सकता है, एसबीआई भी हो सकता है। सो ये एक, और इसमें वैलिड ये जो वर्ड है ये होगा, ये वैलिड वर्ड किसी और यूपीआई आईडी में नहीं होने वाला है। दिस इज द डिफरेंस, ओके। और ये इशू भी इसको एनपीसीआई करेगा, एंड वेरीफाई भी इसको नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगा। विजुअल आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? ग्रीन ट्राइंगल होगा और थम्स अप होगा इसमें ट्रांजैक्शन के टाइम पे। सो दिस विल बी द डिफरेंस इन इन दीज ट्रांजैक्शंस, ओके। और डेडलाइन भी इसमें दी गई है। जो जो सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज हैं, इनके जो ओल्ड यूपीआई हैंडल्स हैं वो सिर्फ दिसंबर 11 2026 तक काम करेंगे। उसके बाद से सिर्फ वैलिड यूपीआई आईडीज ही काम करेंगी। सो दिस इज वन थिंग, ओके। दूसरी चीज जो ये लाए हैं, विच इज सेबी चेक टूल। इसमें क्या है? इन्वेस्टर वेरिफिकेशन है। इसमें इन्वेस्टर्स वेरीफाई कर सकते हैं यूपीआई आईडी को बिफोर मेकिंग पेमेंट्स। जैसे अगर आप में से कोई इन्वेस्टिंग करता है, सो आपकी जो ऐप है, सो वहाँ पे उसको आप क्लिक करते हैं और आप सीधी पेमेंट कर देते हैं। देयर आर अदर वेज ऑल्सो। यहाँ पर सिर्फ यूपीआई की इसमें बात से भी कर रहा है, ठीक है। सो 3 तरीके से वेरीफाई कर सकता है। आप स्कैन कीजिए क्यूआर कोड को, यूपीआई आईडी को सीधा आप एंटर कर दीजिए, या उसके बाद आप उसका नेम, बैंक अकाउंट और आईएफएससी भी कंफर्म कर सकते हैं। सेबी इसको कंफर्म करके देगा कि हाँ, ये हमारे रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी हैं। सो इसमें क्या मेजर्स हैं? देखिए, इंटरमीडियरीज को सिर्फ वेरीफाइड यूपीआई आईडीज ही यूज करनी चाहिए, ठीक है। और उनको शो करना पड़ेगा उन इंटरमीडियरीज को अपनी वेबसाइट पे, ऐप्स पे और ऑफिशियल कम्युनिकेशन पे। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ब्रोकर है ज़ीरोधा, तो उसको ये सारे अपने वेबसाइट, ऐप और ऑफिशियल कम्युनिकेशन में बताना पड़ेगा कि ये हमारी वेरीफाई आईडीज हैं, ताकि इन्वेस्टर इजीली कंफर्म कर सकें। इसके अलावा जो अदर ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जैसे नेफ्ट पेमेंट का सिस्टम है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है और चेक है, इस तरीके से तो इन्वेस्टर्स पैसे ऐड कर ही सकते हैं। दिस इज फॉर यूपीआईज, ये आप ध्यान में रखिएगा। दिस ऑल होल सिस्टम इज फॉर यूपीआई, ओके। और जो ऑनगोइंग सिप्स हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, ये तो चलती ही रहेंगी आगे भी, ओके। और जो यूपीआई यूज़र्स हैं, वो जो पेयी डिटेल्स हैं उसे जो सीबीआई की जो चेक टूल है उसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो सिग्निफिकेंस इसका क्या है? देखिए, ये पहली बात तो वेरिफाइड एंड स्टैंडर्डाइज्ड पेमेंट आइडेंटिटीज़ को कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम में एस्टेब्लिश करेगा, फ्रॉड को रिड्यूस करेगा, इम्पर्सनेशन को खत्म कर देगा और फिशिंग अटैक्स को भी कम कर देगा। रियल टाइम नो योर पेई प्रैक्टिसेस जो होती हैं, हम उनको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होगा कि आप किसे पैसे दे रहे हैं। सो दिस वैलिड यूपीआई जो फ्रेमवर्क है, इट विल हेल्प इन दैट कॉन्टेक्स्ट आल्सो। सो ये इस न्यूज़ के बारे में था, बट ये आपको क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप किस तरीके से अपने सिलेबस के साथ इस न्यूज़ को रिलेट कर सकते हैं। सो प्रीलिम्स में, करंट अफेयर्स में तो ये आएगा ही। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट वाला सिस्टम है, आपके नोट्स में जो सेबी वाले नोट्स हैं, वहाँ पे यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस न्यूज़ आल्सो। और सेबी और एनपीसीआई, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जीएस 3 में जो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डिजिटल इकोनॉमी वाला पार्ट है, सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रॉड प्रोटेक्शन प्रिवेंशन वाली बात है, वहाँ पे आप इनको कोट कर सकते हैं। और रेगुलेटरी बॉडीज़ का क्या रोल है, बिकॉज़ सेबी इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी एंड इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डूइंग दिस। सो किस तरीके से हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं ये काम करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। सो लेट्स मूव अहेड।
बैक्टीरियोफेग्स एज एन अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स। सो ये द हिंदू में लास्ट वीक न्यूज़ थी और इसके बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए, व्हाई दिस न्यूज़ इज इम्पोर्टेंट। सो इट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल, सो लेट्स मूव अहेड। सो पहली चीज़ तो ये है कि द हिंदू में ये बताया गया है कि बैक्टीरियोफेग्स और फेग्स जो हैं वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हो रही है ह्यूमंस के बीच में, उसको किस तरीके से बैक्टीरियोफेग्स का यूज करके हम कम कर सकते हैं। सो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर बैक्टीरियोफेग्स। बैक्टीरियोफेग्स आर नथिंग बट दीज आर वायरसेस। ये वायरस ही होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। ओके, these viruses infect and kill specific bacteria. So इसलिए sometimes इन्हें good viruses भी कहा जाता है which kill bad bacteria. So देखिए, there are good bacteria, bad bacteria, there are good viruses and bad viruses. So bacteriophage are viruses. ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। इस चीज पे डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज आर, और आगे बता सकते हैं कि वायरसेस, फंजाई और बैक्टीरिया। सो ये आपको पता होना चाहिए, दीज आर वायरसेस। ठीक है, मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। ये आपको पता होना चाहिए, डीएनए आरएनए व्हाट आर डबल स्टैंडर्ड, व्हाट आर सिंगल स्टैंडर्ड। सो ये चीज़ यहाँ पे अब डिस्कस नहीं की जा सकती बिकॉज दिस इज ऑल्सो लॉन्ग टॉपिक, हम इसमें टॉपिक पे रहेंगे। दीज आर नेचुरली फाउंड इन सॉइल, वाटर एंड इवन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि व्हाट आर बैक्टीरियोफेग्स। सो दिस इज द सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेग्स। इस तरीके से ये होते हैं। तो यहाँ पे इनके स्पाइक्स होते हैं, ये स्पाइक्स, दिस यहाँ पे लेफ्ट में देखिए, दिस इज अ बैक्टीरिया। ये जो है ये आपका बैक्टीरिया है और बैक्टीरियोफेग ये वायरस यहाँ इस पे अटैक कर रहा है। इट इज इंजेक्टिंग इट्स स्पाइक प्रोटीन्स हेयर, और ये अपने डीएनए को इसके अंदर इंजेक्ट कर रहा है। इट विल इन्फेक्ट दिस बैक्टीरिया। ओके, तो इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, इट इज राइट इन द कैप्सिड एंड स्पाइक्स के थ्रू ये अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर। सो दिस इज हाउ बैक्टीरियोफेग्स अटैक बैक्टीरियाज। ऑलराइट, दीज आर वायरसेस व्हिच अटैक बैक्टीरियाज। ये आपको पता होना चाहिए। सो फीचर्स क्या हैं देखिए, दीज बैक्टीरियोफेग्स आर हाईली स्पेसिफिक। ये पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को ही अटैक करते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ये कोई खतरा नहीं है, दे लीव देम अनहार्म्ड। सो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं वो हर चीज पे ही अटैक करते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक कोई दवाई खाएंगे, सो दैट विल किल योर गुड बैक्टीरिया इन योर गट आल्सो। सो इस तरीके से हमारे जो बैक्टीरियोफेग्स हैं दे आर बेटर अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स। ये इस तरीके से आपको रिलेट करना है और समझने की कोशिश करनी है। दे आर सेल्फ रेगुलेटिंग। ठीक है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई तब करेंगे जब ये टारगेट बैक्टीरिया के पास होंगे, और दे विल डाई ऑफ आफ्टर क्लियरिंग द इन्फेक्शन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, इस पे ही ये अटैक करेंगे। अगर ये नहीं होगा सो दे विल डाई ऑफ, इनका कोई और काम नहीं है। ठीक है, दे आर हाईली स्पेसिफिक एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, और ये कैन इवॉल्व विद बैक्टीरिया। अगर कोई बैक्टीरिया अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करता है तो ये वायरसेस भी अपना जो अटैक मैकेनिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, अनलाइक स्टैटिक एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स एक ही तरीके से काम करते हैं बट दीज बैक्टीरियोफेग्स दे इवॉल्व। ओके, थेरेपेटिक यूज इसका क्या है देखिए, नेचुरल फेज थेरेपी है। फेज मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, फेजेस आर नथिंग बट वायरसेस, ओके, व्हिच अटैक बैक्टीरिया। सो जो पेशेंट होगा उसकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसका पता लगाया जाएगा, और जो फेज लाइब्रेरी हमारे पास होगी कि कौन कौन से हमारे पास बैक्टीरियोफेज हैं। सो जो भी उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए जो बैक्टीरियोफेज सही रहेगा दैट विल बी इंजेक्टेड इन द पेशेंट। सो किस तरीके से, सिलेक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड गिवन टू पेशेंट। ओके, सोर्स फ्रॉम ए नेशनल और इंटरनेशनल फेज बैंक। सो फेज बैंक हो सकते हैं, वहां से उसको सोर्स करके हम पेशेंट को इसमें इंजेक्ट करेंगे। इंजीनियर्ड फेजेस भी हो सकते हैं, इनको जेनेटिकली हम लैब में मॉडिफाई कर सकते हैं और इसकी होस्ट की रेंज और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया को हमें अटैक करना है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। एंड स्पेशल एंजाइम को भी ये कैरी कर सकते हैं टू बाईपास बैक्टीरियल डिफेंसेस। अगर बैक्टीरिया ने कोई डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया है सो वी कैन जेनेटिकली मॉडिफाई देम टू हैव सम स्पेशल एंजाइम्स। ओके, मेडिकल एप्लीकेशन क्या है, सो ये ट्रीट कर सकते हैं डायबिटिक फूड अल्सर्स को, बर्न इन्फेक्शंस को, यूरिनरी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस को, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, जहाँ पे एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं। एक बार आप देख लीजिएगा बिकॉज
ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ पे आपको कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, चैलेंजेस देखिए। सो चैलेंज ये है कि ईच फेग जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक बैक्टीरियल स्ट्रेन के अगेंस्ट ही वर्क करता है। सो हमें पता होना चाहिए कि कौन से बैक्टीरियोफेज को हमें यूज़ करना है और किसको नहीं करना है। प्रिसाइज़ मैचिंग होनी चाहिए, जो हमारा फेज बैंक है, उसमें से हमें कौन से बैक्टीरियोफेज को निकाल के पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करना है, वो पता होना चाहिए। सो कस्टमाइज़्ड ट्रीटमेंट होगी हर एक पेशेंट के लिए, ओके? So this was everything you need to know about bacteriophage एंड आपके सिलेबस से किस तरीके से ये रिलेट करता है। सो प्रीलिम्स में वायरसेस का जो आप बेसिक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये भी आपको पता होना चाहिए कि दीज आर वायरसेस नॉट बैक्टीरिया, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ऑल्टरनेटिव क्या है एंटीबायोटिक्स के लिए? सो बैक्टीरियोफेज इज एंटीबायोटिक। और बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ क्या है, किस तरीके से जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हम इनको स्पेसिफिक बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। GS3 में आप भी ये इम्पोर्टेंट है, ये जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जो साइंस एंड टेक का जो हेल्थ केयर में डेवलपमेंट हो रही है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और इनोवेशन इन डिजीज ट्रीटमेंट, डिजीज की ट्रीटमेंट, ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरियोफेजेस। So let's move ahead to our next news. हींग कल्टीवेशन इन इंडिया। सो ये न्यूज़ द हिंदू में लास्ट वीक आई थी। और ये न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज IHBT पालमपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उन्होंने इंडिया में फर्स्ट प्लांट ऑफ हींग, आज तक की हिस्ट्री में फर्स्ट प्लांट ऑफ हींग हैज़ बीन कल्टिवेटेड इन इंडिया। इससे पहले हम सिर्फ हींग को इंपोर्ट ही करते थे। सो जो भी हींग आपके घरों में यूज़ हो रही है, दैट इज़ इम्पोर्टेड। सो फर्स्ट टाइम इन इंडिया हींग हैज बीन कल्टिवेटेड। सो जानते हैं डिटेल में इस न्यूज़ में क्या दिया गया है और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो CSIR ने कंफर्म किया है कि जो एस्पर्डिटा है हींग, उसको पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में पहली बार फ्लावरिंग और सीड सेटिंग उसकी हींग की हो चुकी है। सो हींग है क्या? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। हींग को इंग्लिश में एस्पर्डिटा बोला जाता है। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग स्पाइस। इंडियन कुकिंग में इसको वाइडली यूज करते हैं और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी। आप एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं जो चीज़ें, वहाँ पर भी इसको डिस्कस किया गया है। जैसे कि महाभारत टेक्स्ट में हींग का जो है नाम लिया गया है। चरक संहिता जो है, जो आप पढ़ते हैं कि चरक हैज़ रिटन इट, और पीपल संहिता जो है, वहाँ पर भी हींग के बारे में बताया गया है। और पनीनी के वर्क्स में भी हींग हैज़ बीन इन डिस्क्राइब्ड, ओके? सो इसको कहाँ से हम सोर्स करते हैं? सो इट हैज़ बीन सोर्स्ड फ्रॉम रेज़िन ऑफ फेरुला प्लांट, ठीक है? सो दिस इज़ योर फेरुला प्लांट। इस फेरुला प्लांट से ही इसको सोर्स किया जाता है और इसमें 5 साल लगते हैं इस फ्लावर को मैच्योर होने में। सो अगर ये 2025 में अगर ये आप न्यूज़ सुन रहे हैं, तो 2020 में फर्स्ट टाइम ये प्लांट किया गया होगा, ओके? आइडियल कंडीशंस क्या हैं? एक बार आप देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ आपको कंट्रीज़ पता होने चाहिए कि कहाँ पर ये होता है। सो दिस मस्ट बी कोल्ड एंड ड्राई रीजन्स, और ईरान, अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, यहाँ से ही हम इम्पोर्ट भी करते थे इसको और अभी भी करते हैं। वो आगे डिस्कस करेंगे कि इंडिया इज़ द हाईएस्ट इम्पोर्टर और कंज्यूमर, वो भी चीज़ें आगे बताई गई हैं। सो जस्ट फर्स्ट आप यहाँ पे आइडियल कंडीशन देख लीजिए। सॉइल सैंडी एंड वेल्ड, इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें न्यूज़ में था तो हम यहाँ पे डाल दिया है इसमें। रेनफॉल 300 mm से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 mm इज़ आइडियल। टेम्परेचर रेंज इज़ दिस 10 टू 20, और 40 डिग्री तक ये टॉलरेट कर सकता है, और विंटर में 4 डिग्री सेल्सियस। और डोरमेंट हो जाता है ये एक्सट्रीम कोल्ड में और ड्राइनेस में, उन हार्श कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए। सो दिस प्लांट इज़ एबल टू सर्वाइव दीज हार्ड कंडीशंस। मेडिसिनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके हैं, एंड दीज आर नोन बेनिफिट्स, सो इसलिए यहाँ पर डाल दिए गए हैं। रिलेटिव गैस, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, सेडेटिव, डायूरेटिक, ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। दिस इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, हेड एक्स, मेंस्ट्रुअल पेन, अस्थमा एंड इंसेक्ट बाइट्स, वहाँ पर भी हींग की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंडियाज़ रोल इन हींग ट्रेड। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल कंज्यूमर, सबसे ज़्यादा हम हींग को कंज्यूम करते हैं, एंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। अब ये इट इज़ ऑब्वियस कि अगर हम लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं और हमारे देश में हींग होती ही नहीं है, सो वी ऑट टू बी द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ हींग, ओके? और कहाँ से इंपोर्ट, मोस्टली कहाँ से इंपोर्ट होता है? अफगानिस्तान, ईरान एंड उज्बेकिस्तान। सो दीज थ्री आर द मेजर एक्सपोर्टर्स विच एक्सपोर्ट्स हींग टू आवर कंट्री। 2022 और 23 में 15.6% टोटल स्पाइस इंपोर्ट वैल्यू हींग की थी।
सो दिस इज अ बिग नंबर। ओके, डोमेस्टिक कल्टीवेशन तो आप जानते हैं कि अभी फर्स्ट ही हिमाचल में हुआ है। हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर को हम टारगेट कर रहे हैं एंड इट इज़ लेड बाय CSIR की जो IHBT है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी विच इज़ इन पालमपुर, वो इसको लीड कर रहे हैं। रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड फार्मर ट्रेनिंग, बिकॉज फार्मर को ट्रेन करेंगे तभी तो ये इसको प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, सो इसमें जो न्यूज़ में इतना ही था, बट आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सो जनरल साइंस मेडिसिनल प्लांट्स, ये वाला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, दिस इज इम्पोर्टेंट। जियोग्राफी के जो पोर्शन है उसमें एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन जो पीछे हमने डिस्कस की, वहाँ पर ये चीज़ें काम आ सकती हैं, इसीलिए वो डाला भी गया था। और करंट अफेयर्स में इंडिजिनियस कल्टीवेशन, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम हींग हैज़ बीन कल्टिवेटेड, सो एंड इट इज़ ऑल्सो साइंटिफिक डेवलपमेंट बिकॉज CSIR हैज़ डन इट, सो दैट्स व्हाई प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। GS3 की अगर बात करें, सो एग्रीकल्चर में आप इसको कोट कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज CSIR बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में किस तरीके से काम करती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड इकोनॉमी में अगर हम देखें, सो किस तरीके से हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को खत्म करना है, सेल्फ रिलायंस को बढ़ाना है स्पाइस प्रोडक्शन में। हिंग इज काइंड ऑफ a spice, so that's why. So this is all about this hing cultivation, and it was also the last topic of our weekly current affairs analysis. I hope you like the video. If you like the video, kindly subscribe to the channel, like the video, और अपने fellow aspirants के साथ आप इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।